हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपने पार्ट 2 तक हमारे वीडियोस को देख लिया होगा। आज है पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चैप्टर 2 था ये। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हमारे चैनल के सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में। आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे और चैप्टर 1 भी वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट है, तो जाके आप उन वीडियोस को पहले देखें। तब आप पार्ट 3 को जब देखोगे तो आपको ये होपफुली अच्छे से समझ में आएगी कि पढ़ाया क्या जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले उन वीडियोस को चेकआउट करें। अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं पहले आपको रिकैप एक छोटा सा दे दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो सत्ता में साझेदारी हमने पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट में, जहाँ हमने जाना था कि क्यों लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई भारत में, संघीय व्यवस्था, उसमें सत्ता में जो लोग हैं या फिर सत्ता के लोगों के पास जो पावर है उसका बंटवारा किया गया, उसमें सबको हिस्सेदारी दी गई है, भागीदारी दी गई है। ये क्यों जरूरी है और ये कैसे फिर काम करता है, इसकी जो कार्य प्रणाली है कैसे ये वर्क करेगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे किसके पास कौन सी पावर है, कैसे उन पावर को बांटा गया है, ये कैसे डिसाइड होगा कौन से अधिकार क्षेत्र किसके पास है, ये सब हमने जाना पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने ये भी देखा कि भारत में कैसे ये संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म जो है, जहाँ पे सत्ता में भागीदारी की बात की जाती है, हिस्सेदारी दी जाती है, सबको पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, वो कैसे होता है। तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, सत्ता में जो भागीदारी दी गई है और जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण में। ठीक है, पावर का केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलिज्म जो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर का, वो ना हो, उसमें मदद करती है। तो संघीय व्यवस्था में क्या हमने देखा, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, राज्य और केंद्र। तो केंद्र को अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, केंद्र के पास अलग पावर्स हैं, राज्य सरकार के पास अलग पावर्स हैं, अलग अधिकार क्षेत्र हैं, और उनके लिए संविधान में अलग अलग सूची बनाई गई है और उनके बंटवारा किया गया उनके पावर्स का। ठीक है, तो जब ये बंटवारा हुआ तो इससे हमें पता चला कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र किन किन किस तरह के सरकारों के पास है, किस तरह के सत्ता में जो शासन में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए, वो किस तरह के डिसीजंस लेंगे जनता के लिए। ठीक है, तो जब ये बात हुई तो भारत में जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके बीच बंटवारा किया गया अधिकारों का, और कुछ अधिकार क्षेत्र ऐसे रखे गए जिसमें वो दोनों मिल के लेते हैं डिसीजन भारत की जनता के लिए, जनता के हित में, और भारत के विकास से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं उस पे। तो इस वीडियो में अब हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो संबंध है, या फिर जो उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग बांटे गए हैं, और जो अगर कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, टकराव हो जाए उनके अधिकार क्षेत्र में, तो वो कैसे निपटा जाता है उससे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है हमारी संघीय व्यवस्था में, फेडरलिज्म में, वो कैसे मेंटेन रहती है, वो कैसे वर्क करती है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले 2 वीडियोस में हमने समझा कि संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में बंटवारा कैसे कैसे किया गया है। अब उन बंटवारों को हम और डीपली जानेंगे, उन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, किसके पास क्या है, वो हम अच्छे समझेंगे। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो इसे कैसे किया गया, क्या क्या उनके अंदर पावर्स हैं, क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, कैसे किन एरियाज में वो लॉ मेकिंग करते हैं, और कैसे ये टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे। और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण की जो बात की गई है, ये पूरा टॉपिक क्या है, ये पूरा चैप्टर क्या है, सत्ता में साझेदारी पे। तो साझेदारी क्या मतलब, बांट देना पावर को, और साथ ही साथ उसे बोलते हैं हम विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, केंद्रीकरण ना करके एक पर्सन या एक बॉडी या एक संस्था को सारे पावर्स ना मिल जाएं, इससे कौन मेक श्योर करता है, सत्ता का, पावर का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण कैसे होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बेसिकली वो हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो, जिसमें सबसे पहले बात की जा रही है भारत में संघीय व्यवस्था का मूल आधार क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन। भारत की जो संघीय व्यवस्था उसमें द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य उनके बीच अधिकारों को बांटा गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यही मूल आधार है, बेस है भारत में संघीय व्यवस्था की। और इनमें क्या किया, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटा गया, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश की जाती रहती है। और संविधान
ने दोनों स्तरों के अधिकार स्पष्ट किए गए। तो जब बांटा गया तो ये सिर्फ बोल देने से नहीं होता, आपको लॉज जो बने हैं वो कहाँ सारे लिखे गए हैं, हमारे संविधान में लिखे गए। संविधान में जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश चलता है। ठीक है, तो संविधान में ही क्या किया गया, ऐड किया गया इन सब क्लॉज को, रेगुलेशंस को, रूल्स को। ठीक है, और उसमें बताया गया, वहीं डिसाइड किया गया, हमारे लॉ मेकर जो थे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो एरियाज कुछ होंगे राज्य सरकार को दिए जाएंगे, जो कुछ एरियाज होंगे वो केंद्र को दिए जाएंगे, और कौन कौन से एरियाज किसको दिए जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे एरियाज जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे और किन का इंटरफेरेंस ना हो किन्हीं का एक दूसरे एरियाज में, या फिर दोनों सहमति से काम करें। ठीक है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, हमारे संविधान पे। ठीक है, लेकिन व्यवहार में इन संबंधों की प्रकृति समय समय पर बदलती रहती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ेंगे कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों में रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है, लेकिन बहुत बार केंद्र सरकार भी उसमें इंटरफेयर करती है और केंद्र सरकार के नियमों को और लॉज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, माना जाता है। ऐसा संविधान में लिखा गया है। एकात्मक भी है और हमारा संघीय अर्ध संघीय शासन व्यवस्था बोला जाता है भारत में जो शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, पर थोड़ा पावर ज्यादा केंद्र को दिया गया है, ताकि राज्य तो बहुत सारे हैं, उनमें अगर हम बंटवारा कर देंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, बहुत बार इम्बैलेंस पैदा होता है, विवाद की स्थिति पैदा होती है। तो केंद्र क्या करती है, एक नीति चलाती है पूरे देश में। केंद्र की जो नीतियां होती हैं वो पूरे देश पर एक तरह से लागू होती है। इससे विवाद, टकराव, अराजकता, विद्रोह, इन सब की स्थितियों से निपटने में मदद मिलता है। ठीक है, असंतोष की भावना, या फिर ये जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि इन राज्य को ज्यादा प्रेफरेंस, उस राज्य को ज्यादा प्रेफरेंस, ये सब जो बातें आती है, ये केंद्र सरकार इससे निपट सके इसलिए उससे थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया है। तो यही बोला जा रहा है कि लेकिन व्यवहार में इन संबंधों की प्रकृति समय समय पर बदलती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है संविधान के लॉ जो है उसके दायरे में रहकर ही। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शासन चलाती हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच बांटा गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और दोनों मिलकर क्या करती हैं, शासन व्यवस्था को चलाती हैं। एक साथ मिलकर ही चलाना है। ठीक है, ये संविधान में भी ये बात लिखा गया है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर भारत की संघीय व्यवस्था को चलाएगी। अगर सहयोग ना हो तो क्या होगा, संघीय ढांचा कमजोर पड़ सकता है। जो संघीय शासन व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, वो कमजोर पड़ सकती है, और उससे क्या होगा, लोकतंत्र हमारा कमजोर पड़ जाएगा। हमारे देश की जो बेस आप बोल सकते हैं विचारधारा है वही कमजोर पड़ जाएगी, पहचान है वही खत्म होने लगेगी। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें। तो केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर काम करेंगे, उनके बीच एक रिलेशन, जो संबंध बनेगा, वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो होता है 3 तरह का। फर्स्ट है विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो लॉज बनते हैं उससे जुड़ना केंद्र और राज्य सरकार का। ठीक है, फिर कार्यपालिका संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, मान लीजिए अगर जो लॉज बने उसे एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, तो वो केंद्र और राज्य सरकार मिलके करेगी। कैसे करेगी, कौन किसे बोलेगा, कैसे लागू करना है, क्या नियम हो सकते हैं, कैसे लागू करना है, कहाँ लागू करना है, किस प्रकार लागू करना है, ये केंद्र बताएगी केंद्र सरकार को। तो ये जो रिलेशन है ये बोला जाता है एग्जीक्यूटिव रिलेशन। पहले लॉज बनाने को और लॉज क्या होंगे, ये सब जो रिलेशन होता है केंद्र और राज्य में, वो होता है विधायी संबंध। और लॉज को अब लागू कैसे करना है, ये इससे रिलेटेड अगर वो काम मिलकर करेंगे तो वो हो गया कार्यपालिका संबंधित। ठीक है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन। अब वित्तीय संबंध भी एक रिलेशन है जिसमें फाइनेंशियल रिलेशन होता है, किनमें, राज्य और केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार ही क्या करेगी, उनके पास ही पूरे राष्ट्र से पैसे आते हैं, उनके पास ही वित्त ज्यादा है, तो वो क्या करती है, राज्यों को हेल्प देती है, वित्तीय मदद देती है बहुत बार। तो वो भी एक रिलेशन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, जिसे हम बोलते हैं वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। या फिर राजस्व रिलेटेड, टैक्स जो है वो केंद्र लेगा, राज्य लेगा, कितना किसके पास होगा, ये जो
पूरा गेम है, आप एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो पूरी व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, वित्तीय संबंध के अंदर आती है वो। तो 3 तरह के संबंध केंद्र और राज्य सरकार के बीच होते हैं। विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, कार्यपालिका संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है, किन किन मामलों में वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो संविधान ने यह तय कर दिया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो इन सबसे रिलेटेड जो लॉज हैं या फिर अदर अधिकार क्षेत्र जो इतने दिए गए हैं, हमने पहले वीडियोस पार्ट 2 में पढ़ा था कौन कौन से अधिकार किसे दिए गए हैं, अभी हम भी उससे डिटेल में जानेंगे। तो 3 जो लिस्ट बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची, कनकरंटली समवर्ती सूची, तो ये तीनों जो सूचियां थी उसमें बता दिया गया है कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र किसको दिए, किस एरियाज में कौन लॉ बनाएगा। संघ बनाएगा मतलब हमारा केंद्र बनाएगा, राज्य बनाएगा, या फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये पहले से तय हमारे संविधान में। नीतियां लागू कौन करेगा, राजस्व कैसे बांटा जाएगा, जो टैक्स लिया जा रहा है वो कैसे बांटेगा, कितना केंद्र रखेगी, कितना राज्य रखेगी, ये सब कौन बोलता है, ये समय बताता है संविधान। संविधान के ही अकॉर्डिंग बहुत सारे आयोग बने हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, देखभाल करते हैं, और ये जो रिलेशन है तीनों, इसे मेंटेन करने में, बनाए रखने में और शांति व्यवस्था बनाए रखने में, अच्छे से देश को चलाने में, शासन व्यवस्था को चलाने में वो मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आगे जानेंगे ये तीनों रिलेशन काम कैसे करते हैं। तो विधायी संबंध जो है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, वो काम कैसे करेगा। ठीक है, ये 3 रिलेशन में जो पहला रिलेशन है विधायी संबंध, वो कैसे चलता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो संघ सूची के विषय क्या है, संघ सूची के विषय जो संविधान में दिया गया है, संघ सूची के विषय पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाया कानून संघ सूची के विषयों पर, केवल केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार की जो सूची है उस पे राज्य सरकार बनाएगी। संघ सूची क्या करती है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। उन दोनों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। समवर्ती सूची पे फिर क्या है, दोनों का अधिकार है, दोनों मिलकर काम करती है और लॉज बनाती है। राष्ट्रपति क्या है, राज्य विधान को अस्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हो सकता है स्टेट ने कोई लॉ बनाया, उसे क्या करेगा, अस्वीकृत करेगा, उसे अमान्य कर सकता है। और बहुत बार मैंने आपको वीडियो में बोला कि जो केंद्र सरकार है उसके पास थोड़ा ज्यादा पावर है, उसी की लॉ को माना जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं और टकराव हो जाता है, एक ही विषय पे अगर आप दो तरह की बात रखोगे, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होगा, केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा, वहां पे केंद्र के ही कानून को प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, ये बात हमने पहले वीडियो में देखी थी। अभी भी तो विधायी संबंध ये होता है कि विधायिका में क्या होता है, लॉज बनते हैं। तो लॉज जो बनेंगे वो अधिकार क्षेत्र उसके अलग अलग है। संघ सूची में जो विषय है उस पे अधिकार किनका है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची पे के विषयों पे अधिकार है हमारे राज्य सरकार का। समवर्ती सूची पे अधिकार है दोनों का। और अगर टकराव की स्थिति पैदा हो गई, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, हमारी केंद्र सरकार वाले रूल को, लॉ को प्रेफरेंस दिया जाएगा, माना जाएगा, वही प्रभावी होगा। ठीक है, बहुत बार राष्ट्रपति भी राज्य के नियमों को अस्वीकृत कर सकते हैं, उनके पास भी ये अधिकार दिए गए। दूसरा जो रिलेशन था वो था कार्यपालिका संबंध। ठीक है, लेजिस्लेटिव हमने देख लिया, अब कार्यपालिका संबंध आया। केंद्र सरकार राष्ट्र नीतियों को लागू करती है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राष्ट्र नीतियों को लागू करेगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 तरह की जो सूची दी गई है उसमें क्या था, हमारे 3 तरह के जो संबंध में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। तो हमने लेजिस्लेटिव देख लिया कि कैसे कैसे कौन बनाएगा लूज और किसके हम रूल्स और लॉस फॉलो करेंगे। अब देखेंगे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो संबंध है, ठीक है, वो कैसे दोनों मेंटेन करते हैं, कार्यपालिका से रिलेटेड संबंध। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियों को लागू करती है। तो राष्ट्र जो नीतियां बनाता है वो पूरे राष्ट्र पे लागू होती है। तो राष्ट्र पे पूरे लागू करने के लिए राज्य सरकार को दिया जाता है कि हमने ये लॉ बनाया, आप अपने स्टेट में इस लॉ को लागू कीजिए। तो केंद्र सरकार की भी जो नीतियां हैं वो राज्य सरकार ही लागू करेंगी अपने अपने राज्य में। राज्यों को भी केंद्र के निर्देशों का पालन करना होता है। हर राज्य को केंद्र के निर्देश का पालन करना होगा। संविधान ये उन्हें अधिकार देती है, पावर देती है। ठीक है, तो राज्यों को मानना पड़ेगा केंद्र के लॉज को, केंद्र के निर्देशों को। उसके बाद कुछ नीतियां केंद्र की देखरेख में भी राज्यों में लागू की जाती है। कुछ नीतियां जो होती हैं, बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जो राज्य को बोल दिया जाता है ये लॉ है, आपको अपने राज्य में इन लॉ को फॉलो करवाना है। पर कुछ नीतियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार डायरेक्टली लोगों को बोलती है आज से ये लॉ बना। जैसे हमने देखा था
जो नोटबंदी हुई थी, तो केंद्र सरकार ने डायरेक्टली पूरे इंडिया में नोटबंदी की जो लॉ थी उसको पारित किया, उसे राज्य सरकार का उसमें उतना इंटरफेरेंस नहीं था। तो कुछ नीतियां केंद्र की देखरेख में राज्यों में लागू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इस सब में क्या होता है, केंद्र सरकार की नीतियां राज्य सरकार के द्वारा वहां पे अलग अलग राज्यों में चलाई जाती हैं। ठीक है, कुछ केंद्र नीतियां, कुछ जो नीतियां हैं वो केंद्र अपने द्वारा भी चलाते हैं, जैसे पोलियो कार्यक्रम ये सब हो गया, वो राज्य सरकार की मदद से भी चलता है, कुछ अपने केंद्र सरकार की मदद से, बहुत सारे केंद्रीय स्कूल जो है वो केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल बिहार में है वो बिहार सरकार की देखरेख में चलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग तरह से काम पॉसिबल है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। तो कार्यपालिका का संबंध ये है, कार्यपालिका संबंध सहयोग पर आधारित है। केंद्र सरकार जो नीति बोलेगी लागू करने, वो राज्य सरकार उसमें सहयोग करेंगे, उस नीति को लागू करने में मदद करेंगे, उन्हें करना ही होगा। ठीक है, केंद्र दिशा देता है, केंद्र बस बताएगा कि आपको ये काम करना है, राज्य उसे जमीनी स्तर पर लागू करता है, जमीनी स्तर पे पूरे राज्य में लागू करेगा कौन, राज्य सरकार। केंद्र बस लॉ बनाएगी, लागू जमीनी स्तर पे राज्य सरकारों को ही करना होता है। यह कार्यपालिका का संबंध, राज्य और केंद्र में क्या संबंध है, केंद्र लॉ बनाएगी और उसे राज्य सरकार की मदद से पूरे भारत में अलग अलग राज्यों पे लागू करेगी। ये हो गया कार्यपालिका का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशन हमने देख लिया। अब वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, फाइनेंसेस में कैसे वर्क करते हैं वो दोनों मिलके, कैसे फाइनेंस का बंटवारा होता है, कैसे हेल्प दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प, वो अब हम देखेंगे। केंद्र और राज्य दोनों को कर लगाने और राजस्व जुटाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य दोनों कर लगा सकती है, दोनों टैक्स लगा सकती है अपने अपने अधिकार क्षेत्रों पे, अपने अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरियाज पे। ठीक है, तो राजस्व कर लगा सकती है और उसे जुटा भी सकती है। ठीक है, वो जमा भी कर सकती है। तो वित्त आयोग क्या करता है, फाइनेंस कमीशन बना हुआ है हमारा, केंद्र सरकार वित्त सरकार में फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, और वही क्या करती है, वितरण जब करने की बात आती है, आप कर लगा सकते हो, जुटा सकते हो, लेकिन वितरित कैसे होगा ये कौन डिसाइड करता है, वित्त आयोग करता है। ठीक है, फाइनेंशियल जो हमारा कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, वो लागू करेगा ये नीति, वो बांटेगा, बंटवारा करेगा राजस्व का, टैक्स का। केंद्र राज्यों को अनुदान, ग्रांट्स और सहायता राशि देता है। केंद्र क्या करता है, क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा पावर्स है, 97 विषय उसके पास है, तो वो 97 जो अधिकार क्षेत्र है उस पर कर लेती है, और भी बहुत तरह के उसके पास क्या है, अधिकार क्षेत्र है, जिससे उन्हें पैसा मिलता है। तो केंद्र के पास ऑब्वियसली राज्य से हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा, तो राज्य सरकारों को अनुदान, वित्तीय सहायता और भी जो राशियां होती हैं वो कौन देती है, केंद्र सरकार ही देती है, और ये वित्त कमीशन, फाइनेंस कमीशन के हेल्प से होता है। राज्यों को कई बार विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। केंद्र सरकार क्या करती है, मदद करती है। जैसे बिहार है, राज्य सरकार है हमारे पास, राज्य सरकार के भी राजस्व से उन्हें पैसा मिलता है, पर उतना पैसा नहीं है जितने की जरूरत होती है, तो वो केंद्र सरकार से मदद लेती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के मदद से वो सहयोग लेती है, वित्तीय सहायता लेती है, और अपने शासन व्यवस्था को चलाने में, लोगों के हेल्प करने में उसका यूज करती है। तो ये हो गया वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो हमने कार्यपालिका से रिलेटेड संबंध देखा, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड संबंध देखा, वित्तीय संबंध देखा। हमने 3 संबंध देख लिए, कौन कौन से, केंद्र और संबंधों के प्रकार में, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध है और वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा भारत में केंद्र राज्य संबंधों की वास्तविकता, वो सब तो हमने देख लिया कौन कौन से रिलेशन होते हैं, वास्तविक रियलिटी में कौन कौन से कैसे संबंध वो वर्क करते हैं। तो संविधान के अनुसार केंद्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, बता तो दिया गया इतने अधिकार क्षेत्र उनके पास है, इतने उनके पास है, लेकिन वास्तविकता में केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। केंद्र सरकार जो लॉज बोलेगी, केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी, वो राज्यों को मानना पड़ता है। तो संविधान ही उसे ये अधिकार देती है, केंद्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। आपातकाल के समय केंद्र राज्यों पर सीधा नियंत्रण कर सकता है। आपातकाल की अगर स्थिति पैदा होगी, इमरजेंसी की, तो केंद्र जो होता है सभी राज्यों पे सीधा नियंत्रण ले सकता है। बहुत बार जम्मू कश्मीर में जब बुरी स्थिति पैदा होती है तो केंद्र वहां पे डायरेक्ट वर्क करने लगता है, राज्य सरकार की अधिकार वो खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो आपातकाल के समय या फिर इमरजेंसी के टाइम बहुत अलग अलग समय पे
क्या कर सकती है, केंद्र राज्यों पर सीधा नियंत्रण ले सकती है। फिर भी भारत ने सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के सहयोग से संघीय व्यवस्था को चलाना, ये उसमें मानती है, ठीक है। तो भारत ने सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाया है। ये कॉपरेशन से काम करते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य को, अपने संघ को, अपने देश को अपने चलाते हैं, देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं थ्रू सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य टकराव नहीं बल्कि सहयोग से काम करे। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हैं वो अलग अलग अपने अपने काम में बिजी ना रखे, सहयोग के साथ मिल के काम करें, कॉपरेशन के साथ काम करें। इससे क्या होगा, ज्यादा फायदा मिलेगा जनता को और देश क्या होगी, उसका विकास होगा, ठीक है। तो इसे माना गया, हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाया गया हमारे भारत देश में। सहकारी संघवाद अब है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, ये अब अच्छे से समझ लेते हैं। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य मिलकर विकास का कार्य करे, एक दूसरे का सहयोग करे और विकास का कार्य करे, जनता के हित में कार्य करे। नीतियां मिलकर बनाना और लागू करना, नीति बनाइए, मिल के बनाइए। मिल की नीति बनाने से क्या होगा, अब राज्य सरकार है वो अपने लोकालिटी को अच्छे से जानती है, वो अपने लोकल जो पीपल है उनकी नीड को अच्छे से जानती है, उन्हें क्या चाहिए ये अच्छे से जानती है। वो बात रखी केंद्र के सामने, केंद्र हो सकता है उस राज्य के लोगों से उतने परिचित ना हो, उनकी स्थिति से उतना जानते ना हो उनकी स्थितियों को, तो वो राज्य सरकार अगर उनका मदद करेगी तो रियल जो नीड है, रियल जो हेल्प राज्य सरकार के, राज्य के लोगों को चाहिए, वो केंद्र से उन्हें मिल पाएगी। तो ये कॉपरेशन से ही संभव है, ठीक है। तो नीतियां मिलकर बनाना और लागू करना, ये क्या है, सहकारी संघवाद कहलाता है। केंद्र और राज्य मिलकर नीतियां बनाते हैं, विकास के कार्य को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग का गठन किया गया इसी विशेष काम के लिए। नीति आयोग क्या करती है, नीतियां बनाती हैं और लागू करने में मदद करती है, ठीक है। तो वित्त आयोग था, वो वित्त राजस्व को उसके बंटवारे में मदद करता था। नीति आयोग क्या करती है, नीति आयोग मदद करती है नीतियां बनाने में, उसे लागू करने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद से। ये हो गया सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने का प्रमुख मंच है। नीति आयोग क्या करता है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है, इससे देश के हर हिस्से का विकास संभव होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीति आयोग एक तरह से ब्रिज है, ठीक है। वहां वो नीतियां बनाती हैं, केंद्र से बात करती हैं, राज्य से बात करती हैं, और इससे पॉसिबल हो पाता है एक अच्छा नीति बनता है। राज्य के जो नीड्स हैं राज्य के लोगों के, उनके विकास रिलेटेड काम में क्या होता है, देरी नहीं होती है, एक ब्रिज बना रहता है, एक गिव एंड टेक वाली जो पूरी ये रिलेशन है वो बनी रहती है, ठीक है। तो इससे देश के हर हिस्से का विकास संभव हो पाता है। नीति आयोग हर राज्य के प्रतिनिधियों से बात करती है, हर राज्य की समस्याओं को सुनती है और केंद्र तक पहुंचाती है। केंद्र और राज्य को मिलकर तालमेल के साथ काम करने में मदद करती है, ठीक है। तो नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं लोग, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझें। विकेंद्रीकरण की क्या आवश्यकता है, अब तो हमने समझ लिया कि जो संघीय व्यवस्था है इसमें क्या है, बंटवारा हो गया है, जितना भी पावर है सबके पास अलग अलग तरह से दिया गया है। तो विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है, क्यों किया गया केंद्रीकरण? अगर मान लीजिए किसी एक संस्था और इंसान को ही दे दिया जाए कि आप पूरे देश के लिए लॉ बना सकते हो, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे अधिकार दिए गए, तो क्या वो संघीय व्यवस्था में जब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है उस तरह वो वर्क कर पाएगा? क्या राज्य सरकार जो काम करती है, राज्य सरकार जब अपने प्रतिनिधियों को भेजती है केंद्र, वो क्या करते हैं, अपने जो लोकेलिटी के लोग हैं, ठीक है, अपने एरिया के लोगों की परेशानियों को केंद्र तक पहुंचाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग लॉज, रूल, हेल्प उन्हें मिलता है, ठीक है। तो क्या एक पर्सन या एक संस्था ये काम कर सकती है? नहीं। तो इसी के लिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं क्यों जरूरी है। केंद्र और राज्य स्तर के नीचे स्थानीय स्तर पर भी शासन की जरूरत है। तो केंद्र क्या कर, पूरे देश पे शासन कर रहा है, राज्य राज्य पे शासन कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे स्तर पे भी शासन व्यवस्था की जरूरत है। अंदर तक, रूट तक आपको पहुंचना है। नीतीश कुमार अब हमारे मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार पूरे बिहार पे नजर अपनी नहीं रख सकते, पूरे बिहार के लोगों तक वो नहीं पहुंच सकते। उसके लिए क्या है, बनाए गए हैं ग्राम पंचायत। आप अपने पंचायत में अपने मुखिया के पास जाइए, ग्राम
ग्राम में जो लोग हैं सरकारी, उनके पास जाइए, वहां आप मदद मांगिए या फिर अपने विकास की बात को, अपने इश्यूज को वहां रखिए। ठीक है, वो पहुंचाएगा आपके मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री पहुंचाएंगे फिर केंद्र तक। ठीक है, ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि स्थानीय स्तर पर, अब हम आप डायरेक्ट मोदी जी से जाके बात नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है, हमारे पास दिया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है कि पहुंच जो है केंद्र की, राज्य की, वो सामने ना होते हुए भी आप तक वो पहुंच रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंच रही है, इसकी व्यवस्था की गई है। तो केंद्र और राज्य स्तर के नीचे स्थानीय स्तर पर भी शासन की जरूरत है। देश बहुत बड़ा और विविध है, हमारा भारत जो देश है बहुत बड़ा है, आप सब तक खुद नहीं पहुंच सकते, आपको जरूरत होगी शासन व्यवस्था में और लोगों की, प्रतिनिधियों की, हर तरह के समुदाय और क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। तो स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय निर्णय आवश्यक है। स्थानीय जो समस्या है, आप समस्या को अच्छे से जानोगे तभी उसका अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाओगे। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि और लोगों की ही जरूरत है, किसी भी स्थान की जो इश्यूज है उसे सुलझाने के लिए। तो ये इसमें कौन हेल्प करता है, जब हम विकेंद्रीकरण करते हैं, वो कैसे हेल्प करेगा, जब उसके पास कुछ पावर ही नहीं है तो कैसे हेल्प करेगा। इसलिए जब हम पावर को बांटते हैं, हर एरिया, स्थानीय स्तर तक हम थोड़ा पावर सबको देते हैं, तो वो क्या कर सकता है, हमारे विकास में जो मदद है उसमें वो मदद कर सकता है, विकास की जो क्षेत्र है उसमें वो मदद कर सकता है। स्थानीय स्तर से विकास होगा तभी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारा जो पूरा देश है उसका विकास होगा। ठीक है, ये तो समझ जाने वाली हल्की फुल्की बात है, ये आप होपफुली समझ पा रहे होंगे। लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचने का साधन है कौन, जब हम विकेंद्रीकरण करते हैं विकास का। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जनता ही प्रतिनिधि भी है और जनता ही क्या कर रही है, जनता को ही मदद भी चाहिए, जनता ही सब कुछ है। ठीक है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो जनता से ही प्रतिनिधि जा रहे हैं, जनता से ही क्या हो रहा है, जनता की बातों को वो रख रहे हैं सामने शासन व्यवस्था के। ठीक है, तो लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचने के लिए ये साधन है क्या, विकेंद्रीकरण जब हम करते हैं अपने पावर का। विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्ति को नीचे तक बांटना ताकि जनता खुद अपने क्षेत्र के विकास में भाग ले सके। विकेंद्रीकरण इसी में मदद करता है, शक्ति को नीचे तक बांटना, स्थानीय स्तर तक बांटना ताकि विकास में भाग ले सके जनता। अब अर्थ क्या है विकेंद्रीकरण का, निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय स्तर पर ले जाना। इसका उद्देश्य है नागरिकों की सीधी भागीदारी, नागरिक खुद अपने विकास में भाग ले रहे हैं। यह लोकतंत्र को अधिक जिम्मेदार और प्रभावी बनाता है। जब निर्णय गांव, पंचायत, नगर स्तर पर लिए जाते हैं तो विकास वास्तविक जरूरतों के अनुसार होता है, लोगों की जो वास्तविक समस्याएं, जरूरतें उसका हल कर पाते हैं जब वहीं के लोग डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, मैं आपको बता देती हूँ, संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण लागू हो। 73वां संशोधन अब क्या है, ग्राम पंचायतें बनी, रूरल लोकल गवर्नमेंट बना 73वां संशोधन के बाद, और 74वें संशोधन के बाद नगर निकाय, अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्या बना, स्थानीय स्तर पे एक शासन व्यवस्था स्थापित की गई और वहां पे उन्हें भी दिए गए कुछ पावर्स और वो काम कर पाते हैं अपने स्थानीय लोकल लोगों के लिए। ठीक है, इन संशोधनों से स्थानीय निकायों को कानूनी अधिकार मिले, वो तीसरे स्तर की सरकार बने। तो पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरे स्तर की सरकार हो गई स्थानीय निकाय जो है, ग्राम पंचायतें, नगर निगम, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो वो इसमें मदद करते हैं, किसमें, विकेंद्रीकरण की जो पूरी व्यवस्था है उसे बनाए रखने में। तो ग्रामीण स्तर पे शासन पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा हुई। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है, ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इश्यूज हैं उसे देखते हैं, वहाँ पे लॉ मेकिंग और लॉज को लागू करने का, हेल्प करने का, और केंद्र की लॉज को, राज्य की लॉज को, हेल्प को पहुंचाने का काम करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है ग्रामीण स्तर पे। 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित है कि महिलाओं को क्या मिले, बढ़ावा मिले, उनकी भी बातों को, उनके सुझावों को और उनके परेशानियों को सुना जा सके। पंचायत राज ने गाँवों में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। लोकतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र का जो मुद्दा है और लोकतंत्र की जो रियल एसेंस है वो क्या है, ग्राम पंचायतें ही है। पंचायत ही मदद करती है कि हर एक अंतिम छोर तक वो सारी जो लॉज हैं, हेल्प है, वो पहुंच सके। अब ग्रामीण नागरिक भी नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, हमारे स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार तक जाते हैं और वो भी नीति निर्धारण में मदद करते हैं। ठीक है,
शहरी स्तर पे शासन है नगर निकाय, नगर पालिका और नगर निगम स्थापित किए गए। स्थानीय सेवाएं, पानी, सड़क, सफाई, प्रकाश, इन सब पे कौन ध्यान देता है? नगर पालिका और ये नगर निगम का काम है कि एक शहरी क्षेत्र में, एक एरिया में बनी रहे सफाई, पानी सबको मिले, सड़क अच्छी रहे। मेयर या अध्यक्ष नागरिकों द्वारा चुना जाता है। मेयर चुना जाता है नगर पालिका और नगर निगम में, अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये क्या है? शहरी स्तर पर शासन व्यवस्था चलाते हैं। ग्रामीण स्तर पे कौन थे? ग्रामीण पंचायत थी, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहरी क्षेत्र में क्या है? नगर मेयर होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। शहरों के स्थानीय निकाय शहरी जीवन को व्यवस्थित रहने में जिम्मेदार हैं। शहरी जीवन में ये अपने रूल्स को बनाते हैं। विकेंद्रीकरण जो हुआ, अभी हमने जाना गांव में कितने हद तक हुआ है विकेंद्रीकरण और शहरों में। अब इसके लाभ क्या हैं? स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होता है और लोगों की भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ती। लोग ही भाग ले रहे हैं, स्थानीय स्तर के लोग भाग ले रहे हैं किसमें? लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में। स्थानीय समस्याओं को स्थानीय लोग ही ज्यादा अच्छे से समझेंगे और उसका क्या करेंगे? समाधान दे पाएंगे। शासन क्या है? पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके मुखिया जो है, आप उनके पास जाइए, पूछिए क्वेश्चन कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। तो पारदर्शिता एक बनी रहती है, उत्तरदायित्व बना रहता है उनका। उत्तरदायी वो होते हैं, वो आपको जवाब देंगे। लोकतंत्र इससे क्या होता है? मजबूत होता है। लोकतंत्र के जो भी लॉज हैं, नियम है, कानून है, वो उन तक भी पहुंच रहे हैं। उन तक भी जो केंद्र की बातें हैं, जो राष्ट्र की बातें हैं, पहुंच रही है। लाभ जो है उन तक पहुंच रहा है। ये क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। विकेंद्रीकरण केवल प्रशासन ही बल्कि लोकतंत्र का विस्तार है। सिर्फ प्रशासन या फिर विकेंद्रीकरण के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ, क्या हुआ? लोकतंत्र भी लोगों तक पहुंचा। लोकतंत्र की जो बातें हैं, लोकतंत्र की जो क्वालिटीज हैं, वो भी लोगों तक पहुंची। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विकेंद्रीकरण के लाभ। अब सीमाएं क्या है? लिमिटेशंस या फिर चुनौतियां क्या है? तो संसाधनों की कमी है। ठीक है, बन तो गए नगर पंचायत, बन तो गए मेयर, लेकिन आप तक क्या उतना पहुंच रहा है पैसा, या आप तक उतने फैसिलिटीज पहुंच रहे हैं? तभी आप लोगों को दे पाओगे। लेकिन संसाधनों की कमी है। इंडिया अभी भी डेवलप नहीं, डेवलपिंग सिटी है, विकासशील है। उस संसाधनों की कमी, इसलिए ये सारे जो लॉ हैं या फिर हेल्प पहुंचने में अभी भी समस्या है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोग क्या है? करप्ट हैं। तो आप तक वो लाभ पहुंचे, इससे पहले वो अपनी ही जेब गर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से भी विकेंद्रीकरण की ये भी चुनौती है, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप भी। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी क्या करती हैं? कभी कभी बायसनेस में बहुत सारे इंटरफेयर करती है, जो काम है वो नहीं होने देती है। ठीक है, अपने प्रदेश में अधिकारियों की जवाबदेही कमी। बहुत सारे अधिकारी जो है सरकारी, वो भी क्या है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं और लोगों तक सही में नहीं पहुंच पाता जो लाभ पहुंचना चाहिए, जो कानून जो है, जो हेल्प है वो पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती है। नागरिक जागरूकता का भी अभाव है। बहुत ज़्यादा लोग अभी तक एजुकेटेड उतने नहीं हुए हैं या फिर अपने राइट्स को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। तो उन्हें जब अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता, तो वो डिमांड भी क्या ही करेंगे? उन्हें लगता है ये उनका फेट है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या, गरीब हूँ तो क्या करूँ, ऐसा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके लिए बहुत सारे लॉज, बहुत सारे नियम नीति बनाई गई हैं जो उनका मदद कर सकती हैं एक अच्छा जिंदगी जीने में। तो जागरूकता का भी अभाव है, इससे भी समस्या पैदा होती है, चुनौतियां पैदा होती हैं विकेंद्रीकरण की जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचने में। जब तक स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण नहीं मिलेगी, और स्थानीय जो निकाय हैं, जो ग्राम पंचायत की हमने बात की, मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, इन सबको भी, क्योंकि ये वहीं से आया हुआ स्थानीय नेता है, तो उन्हें भी इतनी आइडिया नहीं है किसकी, प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिला है और उनके पास संसाधन भी नहीं पहुंचते, रिसोर्सेज भी नहीं पहुंचते, तो उतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है। होपफुली 2-3 साल 10 साल लगे, पर लोग एजुकेटेड होंगे, लोग अपने राइट्स को समझेंगे और इंडिया भी धीरे धीरे वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? केंद्र राज्य में 3 प्रकार के संबंध हैं, विधायी है, कार्यपालिका है और वित्तीय है। ठीक है, केंद्र राज्य में 3 तरह के संबंध, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय। फिर सहकारी संघवाद भारत की मजबूती का अधिकार है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमने पढ़ा, ये हमने जाना कि कैसे कॉपरेशन से राज्य और केंद्र सरकार काम करती है और ये मजबूत करिए भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के विकास को। फिर विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को स्थानीय स्तर तक पहुंचाता है कि कैसे विकेंद्रीकरण में जो ये सत्ता में जब हिस्सेदारी मिल रही है लोगों को, तो कैसे ये स्थानीय स्तर पर पहुंच रहा है, किसके द्वारा? जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर आयुक्त जो है, मेयर जो है, वो सब कैसे विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं? स्थानीय स्तर तक पहुंचा रहे हैं, ये हमने जाना।
73वां और 74वां संशोधन जाना कि कैसे इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, नगर पंचायत बने और ग्रामीण पंचायत बने, और ये दोनों संशोधन क्या कर रही है, विकेंद्रीकरण को, लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय स्तर पर ले जाने में मदद करी है। तो जब तक स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण नहीं मिलते, विकेंद्रीकरण पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। ये पहले का था, यही है पूरा हमारा रिकैप कि हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। तो होपफुली आपको ये चैप्टर पार्ट 3 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो हमारी होगी, उसमें हम पूरे चैप्टर का करेंगे रिकैप, और जो भी बचा होगा वो हम जानेंगे। पार्ट 3 तक बेसिकली सारे टॉपिक्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को आप पूछिए। और लास्टली बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन की, अब रोशनी पब्लिकेशन की। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चैनल, हमारे आईडीज, हमारे पेज अवेलेबल हैं, तो हमें जाके आप वहाँ पे प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप किताबें परचेस कर सकते हो, वहाँ से हमारे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। अब बात कर सकते हैं हमारे पब्लिकेशन की किताबों के बारे में। अगर आप क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये सारी किताबें आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है। क्लास 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताब, साथ ही साथ सोशल साइंस की सीरीज की भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हमारे ज्योग्राफी की किताब अवेलेबल है। और क्वेश्चन बैंक भी 3 तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले क्वेश्चन बैंक में चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। इन 2 में आपको ईयर वाइज दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इन बुक्स को। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के भी अगर आप स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम में, ठीक है। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी बुक अवेलेबल है। इस बुक को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये अवेलेबल मिलेगी, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। उन प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। क्लास 9 के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बुक अवेलेबल है हमारे पास। 11th और 12th के भी स्टूडेंट के लिए हमारे पास हिंदी, इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल हैं। तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विजिट कीजिए। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की किताबें खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और ये किताबें बहुत ही अच्छी किताबें आपके लिए तैयार की गई, तो प्लीज़ इन किताबों को जरूर चेकआउट कीजिए। लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए, पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास थी, तो होपफुली हमारे चैनल को आप करोगे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को करें रेकमेंड, हमारे वीडियोस को देखें, इस वीडियो को भी करें लाइक, और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस अपलोड हो। अभी हमारी पार्ट 3 और 4 आने वाली है इस चैप्टर की, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन आप प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो होपफुली आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही हैं। थैंक यू।